सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बस बहुत हो गया। मैं हूं अरबाब जहांगीर और भी कुछ महीने पहले की बात है कि अपोजिशन बड़ी मुत्तहिद थी। पीडीएम के प्लेटफॉर्म से हुकूमत को बहुत टफ टाइम दे रही थी, चैलेंज कर रही थी और फिर उसके बाद ये देखा गया कि अपोजिशन की दो बड़ी जमातों में आपस में इख्तलाफात पैदा हुए। नून लीग और पीपल्स पार्टी के बयानी अलग हुए और फिर पीपल्स पार्टी पीडीएम से अलहदा हो गई। नून लीग और पीपल्स पार्टी अलग अलग अपोजिशन करने लगी और उसके बाद फिर पीपल्स पार्टी को शायद इस बात की जरूरत महसूस हुई कि वो पंजाब में अपनी पोजीशन थोड़ी और मजबूत करे, मजीद मुस्तहकम करे, क्योंकि अब आने वाले इंतखाबात में ज़ाहिर सिर्फ 2 साल का अरसा ही बचा है और पंजाब में अदम एतमाद की तहरीक को नून लीग और पीडीएम ने कोई ख़ास तवज्जो उस पर नहीं दी थी। पीपल्स पार्टी की इस तजवीज़ पर उन्होंने कोई ख़ास अहमियत नहीं दी थी और उनकी तजवीज़ को माना नहीं था, जिसके बाद अब पीपल्स पार्टी फिर पंजाब में मुतहरिक हो रही है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी एक बार फिर पीपल्स पार्टी को पंजाब में उसकी खोई हुई पोजीशन पर वापस लाने के मिशन पर हैं और इस वक्त वो विकेट के दोनों जानिब खेल रहे हैं। पंजाब हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद लाने की बातें भी उनकी जानिब से की जा रही हैं। जहांगीर तरीन ग्रुप से भी उनकी बातचीत हुई है। इसके अलावा वो परवेज़ इलाही से भी मिले हैं, मंजूर भुट्टो जैसे हुकूमती इत्तेहादियों से भी उन्होंने मुलाकातें की हैं और ख़बरें ये भी सामने आई हैं कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने आम इंतखाबात से पहले पंजाब में नून लीग को भी टफ टाइम देने के लिए एंटी नून लीग अलायंस बनाने का होमवर्क मुकम्मल कर लिया है। तो पीटीआई और नून लीग के अक्सर रहनुमाओं ने साबिक सदर को किसी मुनासिब वक्त पर पीपल्स पार्टी में शमूलियत की यकीन दहानी भी करवाई है, लेकिन अभी तक जब हम बात कर रहे हैं तो कोई एक भी बड़ी सियासी शख्सियत पीपल्स पार्टी में शामिल नहीं हुई है। मगर आसिफ अली जरदारी अब भी पुरुमीद हैं। अगले महीने वो दोबारा लाहौर का दौरा करेंगे और कश्मीर इलेक्शन मुहिम के बाद बिलावल भुट्टो भी लाहौर में डेरे डालेंगे। अब गुज़िश्ता चंद महीनों में पीपल्स पार्टी ने इस सिलसिले में कई एक्सपेरिमेंट किए हैं। पीडीएम में शामिल होकर एहतिजाजी तहरीक शुरू की, इसी से फ़ायदा उठाकर अपने उम्मीदवारों को सेनेट की नशिस्त भी जितवाई, सेनेट में अपना अपोजिशन लीडर भी मुंतखब करवाया, जिसके बाद इख्तलाफात ने जन्म दिया और फिर पीडीएम टूट गई। ज़िमनी इंतखाब में भी सबसे ज़्यादा फ़ायदा पीपल्स पार्टी को ही हुआ, लेकिन पीपल्स पार्टी के पीडीएम से अलग होने और अपोजिशन के तकसीम होने का बराह रास्त फ़ायदा हुकूमत को हो रहा है और अपोजिशन की नाकामी के बाद हुकूमत अब अगला इलेक्शन जीतने के लिए पहले से ज़्यादा पुरएतमाद दिखाई दे रही है। दावे हुकूमत की जानिब से किए जा रहे हैं कि तहरीक इंसाफ ही अगला इलेक्शन बासानी जीतेगी, लेकिन हुकूमत इससे पहले भी कई दावे कर चुकी है, मुआशी तरक्की के दावे, ज़रई तरक्की के दावे, लेकिन गरीब और किसान इस वक्त दोनों ही परेशान हैं। हुकूमत मजीद कर्जे के चक्कर में मुल्की असासे गिरवी रखने की मंजूरी भी दे चुकी है और अब अगर मईशत तरक्की कर रही है तो मुल्की असासे गिरवी रखने की नौबत आखिर क्यों पेश आ रही है, ये एक बड़ा सवाल है। बजट के बाद क्या अपोजिशन जमातें मुत्तहिद हो पाएंगी, हुकूमत टफ टाइम दे सकेंगी या ये हुकूमत बासानी अपनी मुद्दत पूरी करेगी? इस पूरी सूरत हाल पर गुफ्तगू करेंगे। फिरदौस शमीम नकवी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं, अली गौहर बलोच साहब नून लीग के सीनियर रहनुमा भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। कुछ ही देर में पीपल्स पार्टी से भी नुमाइंदगी हमारे साथ मौजूद होगी। तो अली गौहर बलोच साहब, ये जब से ये दोनों जमातें खासतौर पर अपोजिशन की दो बड़ी जमातें पीपल्स पार्टी और नून लीग अलहदा हुई हैं, उस वक्त से हुकूमत बहुत पुरएतमाद नजर आ रही है। आपकी तकसीम ने हुकूमत को यकीन दिला दिया कि आने वाला इलेक्शन भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ही जीतेगी। आपको भी ऐसे ही लग रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें अरबाब साहब, जो आपने अपने एंट्रो में बातें और पॉइंट्स उठाए वो मतलब यकीनन करंट इश्यूज़ हैं और उन पर बात होनी चाहिए। जहाँ तक आपने सवाल किया है कि अभी जो नेक्स्ट आने वाले इलेक्शन हैं उसमें पीटीआई कामयाब होगी, तो इसका सबसे बड़ा तो आपके पास नताइज ज़िमनी इंतखाबात के हैं कि आपने देखा कि पंजाब में भी इनकी हुकूमत है, मरकज़ में भी इनकी हुकूमत है और केपीके में भी इनकी हुकूमत है। तीनों जगह के नताइज देख लें, मतलब है कि सबसे बड़ा अपसेट तो खटक साहब के हलके में हुआ, जहां वो कहते थे कि उनके अलावा मतलब है कि वो सियासत के मैदान में उनके हलके से और कोई पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो अल्हम्दुलिल्लाह उनके घर के अंदर से सीट निकली। फिर उसके बाद आपने पंजाब के तमाम ज़िमनी इंतखाबात देख लिए, ना सिर्फ इनको बहुत बुरी तरह से शिकस्त हुई, बल्कि आपने देखा कि सियालकोट के इलेक्शन डस्का में जो हुआ था उसमें तो ये एक्सपोज भी हो गए। और जो हमारा बयानिया था कि ये 2018 का इलेक्शन चुरा के आए हैं, उस पर मुसद्दका जो मोहर लगा दी वो
चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने लगा दी और इलेक्शन कमीशन ने लगा दी, और उन्होंने इमरान खान नियाज़ी साहब को एक सर्टिफिकेट दे दिया कि आप वोट चोर हैं, आपकी पार्टी वोट चोर है। उसके बाद आपने देखा कि कराची में ज़िमनी इलेक्शन हुए। कराची में आपने देखा कि जो वाडा साहब कामयाब हुए थे और शहबाज शरीफ साहब को उस वक्त धांधली के ज़रिए हराया गया था। मिफ्ता और पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार, बहरहाल वहाँ पर भी नून लीग के कुछ तहफ़्फ़ुज़ात वो अपनी जगह कि अगर वो चंद 100 वोटों से पीछे रह गए हैं या हम जीते हुए थे, लेकिन वहाँ पर पीटीआई के वोट काबिल ज़िक्र हैं कि छठे नंबर पर आए, नीचे से फर्स्ट आए। और मैं तो समझता हूँ कि नकवी साहब प्रोग्राम में बैठे हैं, कराची की आवाम ने इन्हें किक आउट किया है उन अंकों से। अलीगौर साहब, अगर तो इधर अगर से आप बावड़ा साहब जीते तो आप कह रहे हैं उनको हैं जितवाया गया, और फिर कादिर मंदूखेल साहब जीत गए तो उनको भी जितवाया गया, या वो फिर अपने वोट से वो जीते हैं, वो जीत सही है? नहीं, देखें उधर हमारे साथ उधर भी ज्यादती हुई, जिसका हम इलेक्शन कमीशन में और मुतलका फोरम्स में हैं। इंशाअल्लाह ताला वो चीज़ सामने आ जाएगी। लेकिन बात करने का मकसद है, मैं आप पीटीआई की नेक्स्ट हुकूमत की बात कर रहे हैं, तो मैं आपकी वो आपकी बात बता रहा हूँ कि जो हुकूमत में रहते हुए, मतलब है कि जिस तरह से ये एक्सपोज हुए, दो चीज़ें एक्सपोज हुई हैं। एक तो ये नालायक हैं, एक ये नाहल हैं, एक ये बददयानत हैं। मतलब है कि वज़रा इनके जो हैं वो पैसा चोरी कर रहे हैं, पाकिस्तान के ख़जाने लूट रहे हैं, सिर्फ इस वजह से कि नैब इनकी तलाशी नहीं लेता, और वो इदारे जो हैं वो सिर्फ पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के ज़रिए के लिए इस्तेमाल होते हैं। और दूसरी तरफ जो है मतलब है इनके ये वोट चोर भी हैं। मतलब है कि पाकिस्तान का पैसा चोर भी यही हैं और वोट चोर भी यही हैं। अगरचे मेरे अल्फाज सख्त ज़रूर हो, लेकिन ये वो तल्ख हकीकतें हैं जो कि ग्राउंड रियलिटी हैं, जो मतलब सच्चाई पर मबनी है, कोई मतलब बनाई नहीं की। मैंने हर चीज़ का आपको रेफरेंस कोट किया। सही, लेकिन आज हालात ये आप नेक्स्ट इलेक्शन तमाम चार्जशीट के खिलाफ आप लोगों ने वो पीडीएम जो पिछले साल सितंबर में बनी थी वो बनाई थी, फिर मुख्तलिफ डेडलाइंस भी आती नहीं, लेकिन इस हुकूमत को आप घर भेजने में कामयाब हो नहीं सके। उसकी क्या वजूहत रही, मैं आपकी तरफ वापस आता हूँ। फिरदौस शमीम साहब, ज़ाहिर है ये 31 दिसंबर तक पहले आपको घर भेज रहे थे, फिर जनवरी की डेडलाइन आई, हुकूमत तो घर नहीं गई, लेकिन बहरहाल हुकूमत को ज़िमनी इंतखाबात में, सेनेट इंतखाबात में इस पीडीएम ने नुकसान ज़रूर पहुँचाया है। तो चाहे घर भेजने में एक ना कामयाब रहे हों, लेकिन हुकूमत को एक बड़ा डेंट पहुँचाने में तो ज़रूर ये पीडीएम कामयाब रही, वो कि अब ये तकसीम है। अच्छा जी, मैं इस पे तो बात में आता हूँ, लेकिन पहली चीज़, मुल्क को करंट अकाउंट डेफिसिट से निकाला, मुल्क डिफ़ॉल्ट पे था, डिफ़ॉल्ट से बचाया। सब लोगों ने कहा कि पाकिस्तान की मईशत जो है वो 1.4% से इस साल बढ़ेगी। हुकूमत ने इसको 3.94 से भी इंशाल्लाह ऊपर, जब तक जून के पैसे और अकाउंट्स आएंगे, ऊपर जाएगी। ये नाअहल लोग करते हैं या काबिल लोग करते हैं। मुल्क को का जो एनवायरनमेंट का प्रोग्राम है उसको सारी दुनिया ने सराहा। दुनिया ने, पाकिस्तान ने जिस तरह कोविड को डील किया उसको सारी दुनिया ने सराहाया। तो ये तो नालायक लोग करते हैं ना। लायक लोग तो वो करते हैं जो मुराद अली शाह करते हैं सिंध के अंदर। और मैं गिनाता जाऊं, पाकिस्तान की तारीख में घर बनाने के लिए इससे अच्छा बेहतर पैकेज कभी किसी ने नहीं दिया, ये भी नालायक लोग करते हैं। लोकस्ट का हमला जितना शदीद था, कुछ खुदा का रहम जिस तरह कोविड में रहा वो रहा, और उसको हमने डील भी किया, पाकिस्तान में उसका एहसास भी नहीं हुआ। बाकी ईरान के अंदर तबाही फैल गई, तो वो भी नाअहल नालायक लोग करते हैं। आपकी दरामदात अगर आप देखेंगे कि रुपी टर्म्स, तो अगर 25 बिलियन 100 रुपए के डॉलर के हिसाब से थी, तो अब जब 25 बिलियन 160 रुपए का डॉलर है तो किस में ज़्यादा हुई। आपकी टेक्सटाइल इंडस्ट्री का ऑर्डर बुक 6 महीने के लिए फुल हुआ है। आपकी मोटरसाइकिल इंडस्ट्री ना हाईएस्ट एवर प्रोडक्शन पे चल रही है। आपकी कार इंडस्ट्री लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग 9.5% ऊपर ग्रोथ पे चल रही है। ये सब नालायक लोग करते हैं। लायक लोग तो ये हैं कि मुल्क का खजाना जो है बढ़ा के जो है 41 बिलियन कर देते हैं। पाकिस्तानियों को इतना भरोसा है इस हुकूमत के ऊपर बैरून मुल्क के, इस साल जो है वो इंशाल्लाह जो है 27 से 28 बिलियन क्रॉस करके जाएगा डॉलर। आपको रोशन डिजिटल अकाउंट में 1.5 बिलियन रुपए दे दिए। आपका यूरो बॉन्ड जो है वो 2.5 बिलियन और 5 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हुआ। हर चीज जो है वो इनको नालायक नजर आती है। बात सारी ये ठीक है। हम कब कहते हैं ये जो 13 साल से बाकायदा हुकूमत कर रहे हैं, जो इनके पार्टनर रहते, जरा आके सिंध में उनके भी हालात देख के उस पर तनकीद कर ले। अब तो भाई बहन नहीं रहे ये।
वही सच बोल ले वहां, ये सच नहीं बोलते। गिलगित बल्तिस्तान में इनके साथ क्या हुआ इंतखाबात में। लेकिन फिरदौस साहब आप लोगों को भी तो पूरा सच बोलने की जरूरत है ना। ये जो आटे की कीमतें, जो चीनी का स्कैंडल आया, जो दवाओं का स्कैंडल आया, इसमें तहकीकात कहां तक पहुंची, किन किन लोगों को सजा हुई, कितने लोग जेल में गए, कितना पैसा रिकवर हुआ? देखिए, मैं आपसे बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ। मैंने ये कब कहा कि कीमतों में इजाफा नहीं हुआ और कीमतों के इजाफे को रोकना जरूरी नहीं? मैं तो नहीं कह रहा। मैंने तो वो अच्छाइयां गिना रहा हूँ, बुराई तो ये गिनाएंगे ना। मैंने कोई इनसे बात तो नहीं कर रहा कि महंगाई नहीं आई है। अगर महंगाई पे जिस दिन काबू कर लेंगे तो ये बिल्कुल बेकाबू होके, जो इनके अभी तक तो कौन कौन मुल्क से बाहर बैठा हुआ है झूठ बोल बोल के, नवाज शरीफ के दोनों बेटे, उसकी शहबाज शरीफ साहब के साहबजादे, और जनाब अली अगर आपको पूछना है दामाद, और पूछना है तो समदी साहब, सही, और पूछना है जरा ये तो इन महंगाई की और मियां साहब के वापसी की सूरत पर जरा प्रोग्राम के अगले हिस्से में बात करेंगे। शैला रजा साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। शैला साहब, ये पंजाब की सियासत में इस वक्त क्या होने जा रहा है? जरदारी साहब बहुत सारी मुलाकातें कर रहे हैं। कुछ अरसे पहले आपने भी एक जहांगीर तरीन साहब से मुतालिक एक ट्वीट किया था, फिर बाद में उसको डिलीट भी कर दिया था। क्या कहीं कोई अगले इलेक्शन की ये तैयारी होने जा रही है, या अभी भी आप लोग को उम्मीद है कि जरदारी साहब इस हुकूमत को गिराने में कहीं कोई कामयाब हो सकते हैं, जो इनके इत्तेहादियों से बातचीत हो रही है? शैला साहब, आपको आवाज़ आ रही है? चलें, शैला साहब को ज़रा रिकनेक्ट करते हैं। अली गौर साहब, ज़ाहिर है क्योंकि पंजाब में नून लीग भी बहुत बड़ी एक जमात है, नून लीग का गढ़ पंजाब को समझा जाता है। इस वक्त जरदारी साहब बहुत वहाँ पर मुतारिक हैं और अगले इलेक्शन के लिए कोई एंटी नून लीग अलायंस बनाने की अभी खबरें वहाँ से आ रही हैं। तो ये अभी कुछ अर्से पहले तक तो आप लोग मुत्तहिद थे, अब पंजाब में आप और पीपल्स पार्टी अगर आमने सामने आ जाते हैं तो पीपल्स पार्टी को एक बड़ा चैलेंज समझते हैं आप आने वाले दिनों में अपने लिए? देखें, सबसे तो मज़ाक़ा खेज़ बात यह है कि फिरदौस शमीम नकवी साहब से जो आपने सवाल किया, किसी एक का जवाब नहीं दिया। सिर्फ़ वो एक उनकी रटी रटाई कुछ लाइनें हैं हुकूमत के हक़ में, और जिनका के मतलब जो कि बिल्कुल झूठ पर मबनी इसलिए हैं कि अगर उनमें कोई रत्ती बराबर भी सच्चाई होती तो उसका कोई इम्पैक्ट अवाम में नज़र आता। मतलब आज हालात ये हैं, इनकी तारीफ़ ये सुन लें कि आपने रिंग रोड का स्कैंडल सुना, अभी बिल्कुल कल की बात है। अरबों रुपए खा गए, किसी ने इनसे नहीं पूछा कि भाई क्यों खा गए हो, क्यों लूट रहे हो, पहले बहुत कुछ लूट चुके हो। आपने आटा चोरी और चीनी चोरी का स्कैंडल देखा, तरीन साहब को जो है इन्होंने ग्रीन चिट दी, और मतलब ये है कि एक तरफ इमरान खान साहब नारा लगा रहे हैं कि वो जो बाइडन के आगे जनाब खड़े हो गए हैं और डट गए हैं, मतलब तरीन के आगे ढेर हो गए और बाइडन के आगे डट गए। मतलब ये भी एक बड़ी अचंभे वाली बात है। जब अपोजिशन के लीडर जो हैं उन पर झूठे मुकदमात बनवाए जाएं, उनको जेलों में बंद किया जाए। सवाल का जवाब आपने भी नहीं दिया। आपसे सवाल था कि पीपल्स पार्टी आपके लिए पंजाब में अब कितना बड़ा चैलेंज है? जरदारी साहब ने जो मुलाकातें की हैं, तो इससे आने वाले दिनों में आप कोई खतरा महसूस कर रहे हैं? देखें, हम पंजाब में क्या देखें, दो बुनियादी बातें। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, ना ही पीपल्स पार्टी नून लीग में जम हुई है और ना ही नून लीग पीपल्स पार्टी में जम हुई। आपने एक सवाल किया था ये इसके कि जो अलायंस बना था तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ का। देखें, तमाम वो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं जो अलग इलेक्शन अपना मैनिफेस्टोज रखती हैं, अपने अलग अलग एजेंडे पे होमवर्क करती हैं, और जनरल इलेक्शन हो या ज़िमनी इलेक्शंस हो तो अपने मद्दे मुकाबल इलेक्शन कॉन्टेस्ट करते हैं। आज भी आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन हो रहे हैं तो पीपल्स पार्टी और नून लीग और PTI और तमाम पार्टीज़ एक दूसरे के मुकाबले में इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रही हैं। कहीं पर कोई सियासी अलायंस नहीं है। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को वो हक हासिल है। मुस्लिम लीग को चाहिए कि सिंध में होमवर्क करें, जरदारी साहब को और बिलावल साहब को चाहिए कि पंजाब में करें। पंजाब में वाकई उनकी तशवीशनाक हद तक कम वोट है। एक टाइम था जब पीपल्स पार्टी का वोट था, लेकिन वो कम हुआ है, लिहाजा उनको पंजाब में मेहनत करनी चाहिए। ये उनका राइट है। नतायज इलेक्शन में सामने आ जाएंगे, उसका पहले से तो मतलब है कि ऐलान नहीं किया जा सकता। लेकिन जो इस वक्त तक हकीकत है वो इस वक्त तक वाकई पीपल्स पार्टी की कमज़ोर है। पीपल्स पार्टी को मेहनत करने की ज़रूरत है। लेकिन आपने देखा है कि असम्बली के अंदर और असम्बली के बाहर, जैसा कि मैंने कहा है
कि हम अलग अलग साहब इस पे कुछ रिस्पॉन्स करना चाह रहे हैं, इख्तिलाफ राय भी हो सकता है। अली गौर साहब जरा फिरदौस साहब इख्तिलाफ राय भी हो सकता है। तो फिरदौस साहब ये क्यों आप इतना अली गौर साहब की बात पे हंस रहे हैं? पीपल्स पार्टी की पंजाब में इस वक्त पोजीशन थोड़ी कमजोर है, इसलिए आपने ज़ाहिर है उनको रिप्लेस किया, आपकी जमात ने उनकी जगह ली, लेकिन ये जगह वापस पीपल्स पार्टी भी ले सकती है अगर आपने इन 5 सालों में परफॉर्म नहीं किया पंजाब में। तो देखिए, पहले तो तारीखी तौर पे ये है कि पीपल्स पार्टी का ग्राफ जब से कायदे बदनाम ने इनकी क़यादत संभाली है उस वक्त से नीचे जा रहा है, और ये कायदे बदनाम जो हैं वो बदनामी उनकी बेनज़ीर साहिबा के पहले दौर से शुरू हुई थी और ये पुरानी बदनामी है। और सिंध में तो इनकी सीटों की तादाद बढ़ती जा रही है, हर इलेक्शन में ज़्यादा से ज़्यादा सीटें ले रहे हैं। मैं आपको ये बताऊं, ये एक मुत्तफ़क़ा तमाम सियासी जमातों का फ़ैसला है कि पाकिस्तान में इंतख़ाबात के अमल में बहुत बेहतरी लाने की ज़रूरत है कि शफ़ाफ़ियत आए, और उस शफ़ाफ़ियत को लाने के लिए हम तो हर किस्म की कोशिश करने को तैयार हैं। दुनिया में जहाँ जहाँ इस किस्म के मसाइल क्या है, तो कि पहली चीज़ ये है कि जाली वोट डलते हैं, तो जाली वोट रोकने के लिए बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन कर ली जाए, ठप्पे लगाने के लिए जो है और काउंटिंग के दरमियान जो है वोट स्टफिंग को रोकने के लिए इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ले आई जाए। तो फिरदौस साहब ये इस्लाहत कैसे लाएंगे? ये ऑर्डिनेंस के जरिए लाएंगे या इनसे बैठकर बात करेंगे, इनको इस पर मनाने की कोशिश करेंगे, कुछ इनकी सुनेंगे, कुछ इनसे मनवाएंगे? देखिए, पहली चीज़, ऐसे कवानीन ऑर्डिनेंस के तहत नहीं लाए जा सकते, इंट्रोड्यूस ज़रूर किए जा सकते हैं डिस्कशन के लिए कि डिबेट, पब्लिक डिबेट शुरू हो जाए, लेकिन ये पास तो असेंबली ही से होगा, और इसमें को असेंबली वालों अगर इनको इलेक्शन में शफाफियत चाहिए तो ये अपनी तजावीज़ दे दे कि भाई हमारी तजवीज़ ये है कि शफाफियत लाने के लिए ये करना चाहिए। ये भी तो तुर्रम खान है ना, तो अब तक तुर्रम खानी लाए, कौम के सामने रखे कि ये हमारी तजवीज़ है, जिससे 1970 से कितने इलेक्शन पाकिस्तान में हो गए, किसी में नहीं, जिसमें इनको फ़ायदा होता है वो तो फेयर इलेक्शन। सही, चलें फिर इस पे अली गौर साहब का जवाब क्या होता है मैं जाता हूँ उनकी तरफ, लेकिन शैला साहिबा का कनेक्शन बहाल हो चुका है। अब शैला साहिबा, जरदारी साहब ने जो ये मुलाकातें की हैं पंजाब में, हुकूमती इत्तेहादियों से भी मिल रहे हैं, जहांगीर तरीन ग्रुप के भी कुछ लोगों से मिले हैं, कुछ अर्से पहले आपने भी जहांगीर तरीन साहब से मुताल्लिक एक ट्वीट किया था, फिर बाद में उसको डिलीट कर दिया था। क्या कुछ हुकूमती लोगों के पीपल्स पार्टी में शमूलियत के इम्कानात हैं, या काफ लीग को हुकूमत से अलहदा करने पर जरदारी साहब राज़ी कर रहे हैं? पीपल्स पार्टी क्या करना चाह रही है पंजाब में इस वक्त? शुक्रिया, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में शामिल किया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डायलॉग की सियासत पे यकीन रखती है, और जो अपने आप को पॉलिटिशियन कहता है और डायलॉग पे यकीन नहीं रखता वो पॉलिटिशियन नहीं होता। जो मौजूदा सूरत हाल है, जो मौजूदा माशी सूरत हाल है, जो हमारी खारजी मसाइल हैं, खारजा पॉलिसी के, जो गुर्बत है, महंगाई सब इसमें आ रही है, इसमें जो हुकूमत में बैठे हुए हैं उनके लिए ख़ास तौर पर, और जो हुकूमत से बाहर है उनके लिए तो है ही इंतहाई तशवीश की बात है। इसमें सारे सियासतदान अपनी जगह बेचैन हैं, ख़ास तौर पर इत्तेहादी या आज़ाद या इलेक्टेबल, क्योंकि उन्हें भी अपने हलकों में मुंह दिखाना है। तो वो या तो फिर ये करते हैं कि हुकूमत को ब्लैकमेल करके एक ग्रुप बना लेते हैं और अपने मुतालबात पूरे कराते हैं, या फिर ये कि वो कोई रास्ता ढूंढ रहे हैं। तो ये तो सारा हाल है, लेकिन जरदारी साहब तो हमेशा एक वज़ादार आदमी हैं और लोगों से उनकी मुलाकात रहती है, और तीसरा बजट पेश हो चुका है, और चौथे साल तो वैसे ही सब इलेक्शन की तैयारियां करते हैं, और ये एक रूटीन की मुलाकात है जो सियासतदानों को, चाहे वो किसी भी नज़रिए से ताल्लुक़ रखते हैं, एक दूसरे से करती रहनी चाहिए। अच्छा, तो चलो साहब, इसका मतलब कि जरदारी साहब ने किसी को पीपल्स पार्टी में शमूलियत की दावत नहीं दी, किसी को अगले इलेक्शन के हवाले से कहीं कोई ऑफ़र भी नहीं की। पंजाब में पीपल्स पार्टी ख़ुद को किस तरह से अब मज़ीद मुतारिक कर सकती है, चूँकि पंजाब में आपकी पोजीशन इस वक्त खासी कमज़ोर है। पंजाब असम्बली में आप लोगों की सिर्फ 6 नशिस्तें और 1 मखसूस नशिस्त है, तो ये इसको बेहतर करने के हवाले से कोई है आगे स्ट्रेटजी पीपल्स पार्टी की, क्या कर रही है? देखिए, ये सूरत हाल जो रही है मुख्तलिफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ, अब नून लीग इतनी बड़ी पार्टी है, सिंध में एक भी नशिस्त नहीं है,
पिछले इलेक्शन में भी बहुत कम नशस्तें थीं। इसी तरह बहुत सी पार्टीज़ हैं जिनके सिंध में नशस्तें नहीं हैं। कुछ ऐसी पार्टीज़ हैं जो शहरी इलाकों से तो कुछ एक आध लेने में कामयाब हो गई, अब बहुत पीछे चलती चली जा रही है, जिसमें पीटीआई भी है। तो फिर पीपल्स पार्टी को तो वो होता है ना, जैसे घेर घेर के हर तरीक़े से पीछे किया जाना है। कभी मुकदमे बनाओ, कभी इनके इलेक्टेबल्स को ख़रीद लो, कभी पैट्रियाट्स बना दो, कभी नैब को ज़्यादा कर दो। तो ये होता रहा है, लेकिन लोग पीपल्स पार्टी से मोहब्बत करते हैं। और यकीनन कि जरदारी साहब का बहुत सारा वक्त एज प्रेसिडेंसी में गुजरा। चेयरमैन बिलावल उस वक्त कम उम्र थे। फिर जब उन्होंने पॉलिटिक्स शुरू की तो सिंध की पॉलिटिक्स को भी देखा और बाकी जगह भी जा रहे हैं, तो वो टाइम हम मुख्तलिफ़ सूबों को नहीं दे सकी हमारी लीडरशिप जो देना था। और सेकंड लीडरशिप इत्तफाक से उस तरह से परफॉर्म नहीं कर सकी। उनके लिए बड़े मसाइल हैं दूसरे सूबों में, तो ये एक अच्छा टाइम है और इसलिए उनको वहाँ पे वो टाइम दे रहे हैं। लेकिन शहजाद साहब, ये पीडीएम से जब आप लोग अलहदा हुए हैं, ये पीपल्स पार्टी का आप समझती हैं इस मौजूदा सियासी सूरत-ए-हाल में एक बेहतर फैसला था? पीडीएम में जब तक आप लोग थे, ये एक मुत्तहिद अपोजिशन थी, हुकूमत को आप लोगों ने ज़िमनी इलेक्शन में भी, सेनेट इलेक्शन में भी टफ टाइम दिया। अब आप अलग हैं, एएनपी अलग है, पीडीएम में दीगर जमातें अलग हैं। हुकूमत को कहीं कोई टफ टाइम आप लोग दे सकेंगे आने वाले दिनों में? ये तो अब बड़ी आसानी से अपनी मुद्दत पूरी कर जाएंगे, अगले इलेक्शंस के लिए भी अपने आप को फेवरेट कह रहे हैं। अच्छा, अब वो फेवरेट कहें या लोग उन्हें सेलेक्टेड कहें, ये तो लोगों की और इनकी मर्ज़ी है। असल बात यह है कि इलेक्शन तो सब ने अपने अपने प्लेटफॉर्म से लड़ना था। ये कोई इलेक्शन के हिसाब से इत्तेहाद नहीं था, कोई मर्जर नहीं हुआ था। मिनिमम एजेंडा पे जो है एक सिस्टम बनाया गया था, लेकिन वो नहीं चल सका। तो इतनी मुख्तलिफ़ नज़रियात की पार्टी है और रहेंगी कि गिलगित बल्तिस्तान में भी एक दूसरे के सामने हम इलेक्शन में खड़े हुए थे। और अगर आप दही सिंध में देखें तो पीटीआई समेत पीपल्स पार्टी के ख़िलाफ़ इलेक्शन लड़ा जाता है। लेकिन ये हो रहा था, जहाँ तक हुकूमत के टफ टाइम का मामला है, तो ये भी हर पार्टी का अपना किरदार है कि मुख्तलिफ़ इश्यूज़ पे, क्योंकि सियासत जो है वो इशू बेस्ड होती है कि क्या मुल्क में हो रहा है। सुबह और शाम के इश्यूज़ पे अब तो जो है वो पॉलिटिक्स चलती है कि ये क्या लेजिस्लेशन लेकर आते हैं, क्या ऑर्डिनेंस लेकर आते हैं, क्या इनकी गवर्नेंस है। उस तरह की बातों पे हर पार्टी का अपना रिएक्शन है। अभी जितना प्रोग्राम मैंने आपका सुना, उसमें मैं समझती हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग पे बात हो रही थी। उस पे तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं हुकूमत में जो शामिल नहीं हैं, वो ये समझती हैं कि ये जो कहना चाहिए ऑर्डिनेंस आया है, इसमें बहुत गैर आइनी जो है वो अमेंडमेंट्स की गई हैं, जो हम डिस्कशन में इंशाल्लाह अगर आपने पूछा तो बताऊंगी भी। तो उस पे बात हो रही है कि जो आइन में तब्दीलियां होती हैं उन्हें इस तरह से नहीं किया जाता। 18वीं तरमीम जो है उसके लिए बाकायदा 27 जमातों पे मुश्तमिल जो है कमेटी बनाई गई थी, उनके मेंबर्स लिए गए थे, उन्होंने काफ़ी अरसे काम किया। वो आज तक पीटीआई को समझ में नहीं आई। कभी कहते हैं कि मीनिंगफुल उस पर डिस्कशन नहीं हुई थी। तो ये सब इस तरह से होना है, आप ऑर्डिनेंस से और एक एक्ट के ज़रिए ये नहीं कर सकते। और इसीलिए चाहे इलेक्शन कमीशन से फारिग या उसमें बैठे हुए और जो इलेक्शन इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन के एक्सपर्ट हैं, वो इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल कह रहे हैं। और ये बात की जा रही है कि ऑर्डिनेंस की ड्यूरेशन पूरी होने के बाद जो है इलेक्शन कमीशन जिसके लिए पार्लिमानी जो एक कमेटी है वो ये कह रही है कि इलेक्शन कमीशन जो के अमेंडमेंट्स लेकर आया था उसको सुना नहीं गया तो सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है और स्ट्राइक डाउन हो सकता है। ठीक है, चलें एक बहुत छोटा सा ब्रेक लेना है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। कल रायवंड में एक मुकदमा इसके खिलाफ दर्ज हुआ है। बहुत ही रूटीन की बात है किसी के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज होना, लेकिन
एक सस्ती सब्जी बेचने पर उसके खिलाफ ये मुकदमा दर्ज हुआ। इस पर ज़रा बात करते हैं, अपने तमाम मेहमानों से भी राय लेते हैं कि इस हुकूमत की सबसे बड़ी अपोजिशन इस वक्त महंगाई है और ऐसे मौके पर ऐसा मुकदमा दर्ज हुआ तो क्या इसका इम्पैक्ट कितना बड़ा हो सकता है। एक ब्रेक के बाद से बात करते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और जब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई है उस वक्त से ही ये जो फूड इन्फ्लेशन है, महंगाई है, ख़ास तौर पर खाने पीने की चीज़ों की जो बढ़ती हुई कीमतें हैं, ये इस हुकूमत के लिए एक भरपूर अपोजिशन इस वक्त बनी हुई है। एक बड़ा इम्तिहान, एक बड़ा चैलेंज इस हुकूमत के लिए रहा कि किस तरह से इस महंगाई पर काबू पाना है, लेकिन अभी तक हुकूमत इसमें मुकम्मल तौर पर नाकाम दिखाई दी है। कल रायगढ़ में एक अनोखा मुकदमा दर्ज किया गया। एक सब्ज़ी फरोश को सस्ती सब्ज़ी बेचने पर पुलिस वालों ने, वहाँ के मजिस्ट्रेट ने गिरफ्तार किया, मुकदमा दर्ज किया और उस पर इल्ज़ाम भी लगा कि वो जो सब्ज़ी थी वो सस्ते दामों बेच रहा था। कि ऐसे वक्त में जब लोग महंगाई से परेशान हैं, अगर कोई सब्ज़ी फरोश सस्ती सब्ज़ी बेचना चाहता है तो उस पर ये मुकदमे का इंदराज क्यों किया गया है। और फिर जब उससे वहाँ रिपोर्टर्स ने गुफ्तगू की तो उसने कहा कि जो मजिस्ट्रेट्स और जो पुलिस के एहलकार आते हैं वो मुकदमा दर्ज ना करने के लिए रिश्वत भी तलब करते हैं और उससे 10,000 रुपये रिश्वत भी तलब की गई थी जो उसने नहीं दी, तो फिर उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। तो फिरदौस शमीम नकवी साहब, महंगाई पर आप लोग काबू पाना चाहते हैं, लेकिन खुद कोई इस तरह की कोशिश करता है, कोई सब्ज़ी फरोश कोई सस्ती चीज़ बेचने की कोशिश करता है, उसके खिलाफ ज़ाहिर पंजाब में हुकूमत आपकी है, वहाँ पर मजिस्ट्रेट ने उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। ये इस सूरत हाल में इस अमल को आप बेहतर अमल समझते हैं, इसकी सपोर्ट करेंगे? नहीं, देखिए अरबाब साहब, दीज सॉर्ट ऑफ इंसिडेंट्स को अगर मीडिया यूँ हाईलाइट करेगी तो वो मेरी समझ से बाहर है। इससे कि इसके ऊपर तो एक आदमी अच्छा फेल कर रहा है, वो मजिस्ट्रेट का पॉइंट ऑफ व्यू जब तक नहीं सुना जाएगा कि उसने मुकदमा किस बात का दर्ज किया है। आपने क्या तो या तो कहे कि मजिस्ट्रेट ने ये कहा कि मैंने इस पर मुकदमा इसलिए किया कि सस्ती सब्जी बेच रहा था। अच्छा, तब तो आपकी रिपोर्ट फिर तो सब मजिस्ट्रेट का मौक़िफ़ मैं आपको बता देता हूँ कि उसका मजिस्ट्रेट साहब का मौक़िफ़ ये था कि रेट लिस्ट वहाँ पर नहीं आवेज़ा की गई थी और जो सरकारी नर्ख थे उससे कम कीमत पर सब्ज़ी बेची जा रही थी। जायद कीमत पर कार्रवाई करना तो चले समझ आता है, लेकिन आमतौर पर यह कार्रवाई हो नहीं रही होती। कम कीमत पर भी आप लोगों ने कार्रवाई कर दी। मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से पंजाब के चीफ मिनिस्टर को कहूँगा कि उस मजिस्ट्रेट को फौरी तौर पे सस्पेंड कर दे, जिसकी खोपड़ी में इतनी सी बात नहीं आती कि वो जो प्राइसेस लिखी जाती हैं वो अपर सीलिंग ऑफ प्राइसेस है, लोअर सीलिंग नहीं। ठीक है ना, ये सबको पता है। जितने लोगों को निर्खनामा, मैं मैक्रो मेट्रो स्टोर चलाता हूँ, मुझे पता है कि मैं लार्जेस्ट रिटेल चला चुका हूँ कि ये जो प्राइस लिस्ट आती है दिस इज द अपर प्राइस, दिस इज नॉट कि इससे कम मैं बेचता था, मुझ पर कोई मुकदमा नहीं होता था, इससे ज़्यादा नहीं बेच सकता। और मुझे प्रॉब्लम ये होती थी जहाँ मेरी अच्छी क्वालिटी की चीज़ें होती थी वो मुझे नहीं बेच पाता था, इससे कि उसकी कीमत सरकार अगर मैं बेचने की कोशिश कर वो आके फाइन लगाते थे। तो फाइन लगता है जब आप सरकारी निखनामे से ऊपर जाते हैं। अगर किसी मजिस्ट्रेट साहब ने ये किया है तो निहायत बेहुदा हरकत। फिरदौस साहब, आपकी हुकूमत के खिलाफ ज़ाहिर है सबसे बड़ी चार्जशीट ये है कि ये जब से आपकी हुकूमत आई फूड इन्फ्लेशन खासतौर पर मुस्तकिल बढ़ रही है। क्यों आपकी हुकूमत इस पर कंट्रोल नहीं कर पा रही, क्या वजूहात हैं? देखिए, इसके अंदर बहुत सारी वजूहात हैं और इसके अंदर सारी दुनिया को एक चीज़ पता कि होर्डिंग जो है, ज़ख़ीरा अंदोज़ी जिसे कहते हैं, वो किसी माशरे में बहुत बुरी है। और ज़ख़ीरा अंदोज़ी क्यों होती है? वो इस वक्त हो रही है इंटरनेशनल प्राइसेस को देखते हुए। लोग ये समझते हैं कि अगर हमने चीज़ों को छुपा के रख लिया तो हुकूमत मजबूरन मुल्क के बाहर से जब बरामद करेगी, चीज़ों को इंपोर्ट करेगी, तो उसके ऊपर या तो सब्सिडी देगी या फिर वो प्राइसेस को बढ़ाएगी। क्योंकि हमारे मुल्क के ख़जाने की सूरत हाल ये है कि हम सब्सिडी देने के काबिल नहीं हैं, इसलिए वो होर्डर्स जो हैं वो होर्डिंग कर रहे हैं। इस हद तक कि सिंध हुकूमत ने गंदम 1.2 मिलियन टन होर्ड की। अच्छा, खुद सिंध हुकूमत ने गंदम के सिलसिले में जो कीमत है खरीद की वो 2,000 रुपये रिकमेंड की। सिंध हुकूमत जो है वो 25,000 रुपये जब लेबर की कीमत करेगी तो लेबर की वजह से भी इन्फ्लेशन आएगी, बाकी सूबे भी है। जब गंदम आप महंगी खरीदने की फार्मर से लेंगे तो फिर बाजार में सस्ती कैसे बिकेगी? और ये 1.2 मिलियन टन जो खजाने में लिए बैठे, अगर आपके सिंध हुकूमत मजदूर की तनख्वाह 25,000 रुपये कर देगी तो उसकी वजह से इन्फ्लेशन आएगी।
नहीं, होर्डिंग जहां होगी, जब भी होर्डिंग होगी किसी माशरे में भी, होर्डिंग लीड, देखिए सप्लाई एंड डिमांड जो है वो प्रिंसिपल है प्राइस स्टेबिलिटी का। जितनी डिमांड है अगर उससे ज़्यादा सप्लाई रखेंगे तो कभी कीमत नहीं बढ़ेगी। सप्लाई क्यों नहीं हो पा रही? सप्लाई इसलिए नहीं हो पा रही कि लोग होल्ड कर रहे हैं। इससे कि ये नहीं है कि पैदावार कम हुई है, बाजार में कम आ रही है। तो और जहाँ नाकामी हुई है हुकूमत की वो इन होर्डर्स के खिलाफ एक्शन लेने पे है। इसीलिए शुगर माफिया भी बनी हुई है, इसीलिए वो बीट की भी है। सही। चलें, सिंध हुकूमत पर जो आपने सवालात उठाए उसके तो ज़ाहिर शैला रज़ा साहिबा ही जवाब देंगे, लेकिन अली गौर बलोच साहब, ये चलें वफाक में, इस्लामाबाद में, पंजाब में कहीं महंगाई होती है तो हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ज़िम्मेदार ठहराएं, लेकिन अगर सिंध में यहाँ पर महंगाई है, यहाँ आटा अगर महंगा आ रहा है, प्रोक्योरमेंट के इशूज़ हैं, तो उसकी ज़िम्मेदारी भी आप तहरीक इंसाफ पर ही डालेंगे या समझते हैं कि सिंध हुकूमत भी कुछ इसमें ज़िम्मेदार है? देखें, इस वक्त जो सूरत हाल है, महंगाई का मेकनिज़म जो है इसमें दो तरह की, एक तो वो महंगाई है 99.9%, तो उस महंगाई का इम्पेक्ट है जो मुल्क की मुआशी पॉलिसीज़ हैं, जो मुल्क की नाकामी है हुकूमत की, जो मतलब है कि इनकी मिसमैनेजमेंट है, इनकी करप्शन है, ये तमाम फैक्टर मिल के जो वफाक की हुकूमत है उस वजह से महंगाई है। बाकी सूबों के ज़ुम्मे तो ये होता है कि जो अगर एक चीज़ मार्केट में है ही महंगी तो वो सिंध वाले सस्ती कैसे बेच दे। लाइक आप देख लें कि आज क्या चीज़ है, आज दूध का रेट देख लें, जिस वक्त हमारी हुकूमत थी उस वक्त क्या था और आज डबल पे है। आप डॉलर का देख लें कि वो इनसे कंट्रोल नहीं हुआ। इस वक्त पाकिस्तान की करेंसी की वैल्यू जो है वो बांग्लादेश से कम है, वो इंडिया से कम है, वो साथ आप जितने भी इर्द गिर्द के मालिक हैं उनसे कम है, और बिलखसूस अफगानिस्तान से भी कम है। चलें शैला साहब, अब ये सिंध में गंदम की प्रोक्योरमेंट का जो मामला है, गंदम की जो ज़ख़ीरा अंदोज़ी का मामला है, ज़ाहिर है उसकी ज़िम्मेदार तो फिर वफाकी हुकूमत नहीं है, कुछ ना कुछ ज़िम्मेदारी इस महंगाई की यहाँ पर सूबे में तो सिंध हुकूमत को भी अपने ऊपर लेनी पड़ेगी। अच्छा, अब ये है कि अभी गंदम की फसल कटी है और 10 लाख टन गंदम जो है वो मंगवाई जा रही है, और मैं जो है ना बहुत ही तहम्मुल से मैंने सब सुना है। देखिए जी, गंदम पे टर्नओवर टैक्स इन्होंने 0.25% से बढ़ाकर 1.25 किया है अभी। चोकर पे जो है 7 से 17% कर दिया गया है। दो रीज़न तो ये हो गए कि 5 से 7 रुपए किलो आटा महंगा होगा, ठीक है। डेयरी आइटम्स पे इन्होंने टैक्स वापस ले लिया, ठीक है, लेकिन उसकी कीमतें पहले ही बहुत हैं। अब मैं एक सवाल करना चाहती हूँ, आप किसान से ख़रीद रहे हैं 1800 रुपये की 40 किलो गंदम। अच्छा शैला साहब, चोकर पे इन्होंने टैक्स को खत्म कर दिया है। वो जब प्रोटेस्ट जब मिल ओनर्स की तरफ से हुआ तो चोकर वाला टैक्स खत्म कर दिया। हाँ, लेकिन गंदम पे टर्नओवर पे टैक्स अभी भी है। इससे आटा 5 रुपए महंगा होगा, ठीक है। अब मेरी बात को बहुत ही तहम्मुल से सुनिएगा, क्योंकि मैंने बड़ी मुश्किल से हिसाब किताब जो माहिर जो माशियात वगैरह हैं उनका कॉपी किया है और उसी को पढ़ रही हूँ, ठीक है जी। ये जो टैक्स फ्री बजट कहते हैं, इन्होंने किसान से गंदम खरीदी 1800 रुपये फी 40 किलोग्राम, ठीक है। अच्छा, अब इनको 100 मन गंदम पड़ी 4500 रुपये में, सही, ठीक है। अब अगर ये मिल की लागत करते हैं, सब कुछ करते हैं, तो बाजार तो जो एक इजाफी लागत है उसके हिसाब से हमें 50 रुपए किलो मिल जानी चाहिए। अच्छा, ठीक है। ये और शैला साहब किसके फिगर्स कोट कर रही हैं आप ये एग्जैक्टली? ज़्यादा ये मैं कराची के जो माहिर माशियात हैं, ज़ुबैर वग़ैरह, उन सब का ये अखबार भी मेरे पास रखा है, उसमें ये सारे हिसाब किताब हैं। अब ये जो हमारे बाज़ार में इसको इजाफी लागत के साथ 50 रुपये फ़ी किलो बिकना चाहिए, लेकिन बाज़ार में आटा 73 है। इसी तरह जो चीनी है वो बाज़ार में ज़्यादा 73 रुपये मिलनी चाहिए, लेकिन बाज़ार में 110 रुपये है। चीनी पे 37 और आटे पे 30 रुपए इजाफी आवाम से लिए जा रहे हैं, तो ये किसान की जेब में तो नहीं जा रहे हैं ना 30 रुपए, या तो ये जा रहे हैं मिल मालिकान की जेब में, या स्टॉकिस्ट की जेब में जा रहे हैं, या होल सेलर्स की जेब में जा रहे हैं। तो अगर आप ये कंट्रोल नहीं कर सकते तो इसको सिंध हुकूमत में इसकी क्या गलती है। दूसरी जो मैं बात कहना चाहती हूँ, ये भी मैं अखबार ही से पढ़ रही हूँ आपको, और ये कहते हैं कि इन्होंने जो है
ज़राई शोबे में तरक्की की है। आपने जो है ज़राई शोबे में आपका जो हदफ था वो 2.8% था, 2.7% तो हुआ है, लेकिन आपके हदफ से 3.3% कम है। दूसरे ये कि आप बहुत ज़्यादा जो है वो टेक्सटाइल की बात करते हैं, तो जो आपकी कॉटन है ये 22% जो टारगेट है उससे कम हुई है। जो 22% जो होनी चाहिए थी इजाफी, 70 लाख बेल्स हुई है। लास्ट ईयर 90 लाख बेल्स थी। और जो बहुत बड़ा मसला है वो ये देखने में आया है कि कपास का जो ज़ेरे काश्त रकबा है इस साल वो पिछले साल से भी कम एरिया ज़ेरे काश्त था, और पिछले साल उससे पिछले साल कम सही। था। अच्छा शहला साहब, जब आप ये सारे फिगर्स आप जब ये शेयर कर रही हैं तो एक मिनट मैं फिगर भी दूंगी, ठीक है, मैं और फिगर भी देती हूँ। और इसके अलावा सेंट्रल पंजाब में जो चावल की काश्त का इलाका है वहाँ वो आपने बिल्डर माफिया को दे दिया। 6000 इसके अलावा जो कॉलोनीज थी जो वो भी गैर कानूनी थी, उसको भी एक ऑर्डिनेंस के ज़रिए रेगुलराइज कराया। किस बात पे कि 2% जो है आप इसकी जुर्माना तक कर दें। अगर आप चावल की काश्त वाले इलाके को बिल्डर माफिया को देंगे तो फिर आपको 19,000 थैले मंगाने पड़ेंगे। शहला साहब, आपके 19,000 आपके इन फिगर्स पे फिरदौस साहब बहुत जोर जोर से हंस रहे हैं। वो स्काइप की वजह से उनकी आवाज आप तक नहीं आ पा रही। मैं जरा उनकी हंसी की वजह से पूछ लूं। हंसने दे, मैं जैसे ही वो हंसने दे, मैं उनको उसके बाद जैसे ही वो हंस लेंगे उसके बाद मैं इनको बताऊंगी कि जुबैर तुफैल से लेके किस किस की दी गई ये फिगर हैं जिसको मैं कोट कर रही हूँ, जिनके साथ ये हर वक्त खुद उठते बैठते हैं और ये सारी अखबार में लगी हैं। और इनको इस पे ये बात करनी चाहिए कि भाई आप लोग ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इनका काम सिर्फ ये तो नहीं है ना कि ये सिर्फ हमारे खिलाफ जाएं, इन्हें तो इस अखबार में जो ये सारी फिगर लगी हैं इस पे बात करनी चाहिए, ये पूछना चाहिए, बिल्कुल ये पूछना चाहिए कि गुज़िश्ता साल जो है वो कपास 2,517,000 हेक्टर रकबे पे काश्त की गई थी। शक की बात नहीं करिएगा मुझसे फिरदौस भाई, मैं होमवर्क कभी कच्चा नहीं करती। चलिए जरा पूछ फिरदौस साहब से पूछ भी लेते हैं जरा। फिरदौस साहब, तकरीबन 17.5% 37 रुपए 1 किलो इजाफे आप लोग चीनी पर ले रहे हैं, 30 रुपए आटे पर ले रहे हैं। फिरदौस साहब फिर हंस भी रहे हैं आप जोर जोर से। और मैं इससे ज्यादा जीडीपी और एक और बात इनको बताना चाहती हूँ, आखिरी जुमला चलें फिरदौस साहब, आखिरी जुमला फिर आपकी तरफ आ रहा हूँ। जी जी शहला साहब, डेफिसिट ये मान लें ट्रेड डेफिसिट 30% है, कहें तो पहले 10 महीने और गुज़िश्ता 10 महीने और रवां फिस्कल ईयर के भी 10 महीने की इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जो है मैंने डिफरेंस बता। चलें फिरदौस साहब, ये 50 वाला आटा आप लोग 73 रुपए बेच रहे हैं, 73 वाली चीनी 110 रुपए बेच रहे हैं, फिर आप जोर जोर से हंस भी रहे हैं जब कोई ये फिगर शेयर कर रहे थे। पहले इन्हीं ने कहा कि जी जो राइस ग्रोइंग एरिया है वो कम कर दिया, तो ये मान लें कि 6100 बस्तियां जो हैं वो पीटीआई ने बनाई, और अगर पीटीआई ने नहीं बनाई तो पीटीआई ने तो हाई राइस को प्रमोट कर रही है, लो राइस के तो खिलाफ गई है। तो हम तो नए प्रोजेक्ट जो आ रहे हैं तो ये 6100 बस्तियां जिसने बनाने दी हैं उनको जो है पकड़ा। फिरदौस साहब, आटे और चीनी पे आ जाए जरा, वो जो 37 रुपए इजाफी चीनी पे और 30 रुपए आटे पे। आटे और चीनी का देखिए, चीनी का हिसाब जो है वो बड़ा सीधी बात है कि रिटेल के ऊपर जो है वो क्यों लगाया गया है कि जो फैक्ट्री की प्रोडक्शन है और जो रिटेल है वो मैच नहीं करती और बीच में होल्डर नहीं पकड़ा जा रहा। तो इसलिए इसको आइडेंटिफाई करने के लिए कि प्रोडक्शन स्टेज के ऊपर अब जो लगाई गई है कि ये टेक्निकलिटीज ये इकोनॉमी एक्सपर्ट्स को नहीं पता जिनके फिगर्स कोट कर रही थी शहला साहब? उनको भी पता है, उनको भी पता है। मैं बिल्कुल कर रही हूँ, और इसके अलावा बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने यही फिगर किए हैं। ये बाकायदा बुनियादी तौर पे डॉक्यूमेंटेशन करने का है। अगर आप सेल्स टैक्स ऑन शुगर को देखना शुरू करें, जब से पिछली दफा जब से ये शुगर माफिया का स्कैंडल आया है, इस वक्त तक 85% सेल्स टैक्स बढ़ चुका है कलेक्शन, इससे कि ये डॉक्यूमेंटेड सेगमेंट में लाने की कोशिश की जा रही है। जब एक दफा ट्रेसेबिलिटी एस्टैब्लिश हो जाएगी, प्राइस कंट्रोल्स विल बिकम इजियर, बिकॉज आपको पता चल जाएगा कि कौन मिडिलमैन है, कौन होल्डर है, कौन होलसेलर है और कौन रिटेलर है। इसलिए ये कुछ चीजें करनी जरूरी है इस मुल्क
तरक्की की। चलें, हमें भी इंतजार है कि कब हुकूमत ये तमाम चीज़ें करती है। बहुत बहुत शुक्रिया अली गौर बलोच साहब, फिरदौस शमीम नकवी साहब, शैला रज़ा साहिबा, तीनों मेहमानों का शुक्रिया करते हैं। और ज़ाहिर है महंगाई से इशूज़ इस हुकूमत के सामने मौजूद हैं और अब गैस की किल्लत का भी एक नया इशू सामने आ गया है। एक ब्रेक के बाद इस पर मज़ीद बात करेंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान में जब से तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई है, आए रोज़ एक नया बहरान सामने आ रहा है। इमरान खान की हुकूमत के 3 सालों में बिजली, गैस, आटा, चीनी, दवाएं महंगी होने जैसे कई बहरान सामने आ चुके हैं और इन बहरानों की शिद्दत में अब मजीद तेज़ी आती जा रही है। पाकिस्तान को इस वक्त मकामी सतह पर गैस पैदा करने वाले एक गैस फील्ड की बंदिश और मुल्क में दरामद की जाने वाली LNG के टर्मिनल की बहाली की वजह से नए गैस के बहरान का सामना है, जिससे बरामदी शोबे और सनतों को गैस की सप्लाई बंद है और कराची में बिजली की लोड शेडिंग का दौरानिया भी बढ़ चुका है। CNG स्टेशन को गैस की फराहमी रोक दी गई है और इस गैस बहरान की वजह क्या है, ज़रा इस पर भी एक नज़र डालते हैं। सूई सदर्न गैस कंपनी ने पहले ही सनती सार्फिन को ये इत्तला दी थी कि उसकी एक बड़ी गैस फील्ड सालाना मेंटेनेंस के काम की वजह से बंद की जाएगी, जिसकी वजह से सिंध और बलूचिस्तान में गैस सप्लाई में कमी होगी। मकामी सतह पर गैस की कमी को पूरा करने के लिए दरामदी LNG इस्तेमाल की जाती है, लेकिन इन दो LNG प्लांट्स में से एक प्लांट आलमी इदारों के कानून के तहत मेंटेनेंस के लिए बंद पड़ा है, जिससे गैस का ये नया बहरान पैदा हुआ है। लेकिन ये सारा बहरान हुकूमत की बदइंतज़ामी की वजह से पैदा हुआ है, क्योंकि LNG प्लांट की मालिक कंपनी ने हुकूमत को कई बार बताया था कि उनके टर्मिनल्स को एक ख़ास मुद्दत के बाद ड्राई मेंटेनेंस यानी सफाई की ज़रूरत पड़ती है और अगर ये सफाई नहीं करवाई जाती तो कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ता है और 600 MMCF गैस की फराहमी मुतासिर होती है। लेकिन हुकूमत के इल्म में होने के बावजूद सिंध में पसाकी और कादिरपुर गैस फील्ड को बंद कर दिया गया। हुकूमत ये दावा कर रही है कि कराची की एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को गैस दी जा रही है, लेकिन सनतकार इस दावे की तरदीद कर रहे हैं। उनकी जानिब से बताया जा रहा है कि एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को भी इस वक्त गैस नहीं मिल रही है, जिससे सनतें बंद पड़ी हैं और बड़ी इस वक्त लोगों को नुकसान उठाना पड़ रहा है। इस पूरी सूरत हाल पर गुफ्तगू करते हैं। समीर नजमुल हसन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, CNG एसोसिएशन से इनका ताल्लुक है। समीर साहब, ज़ाहिर है इस वक्त तमाम CNG स्टेशन बंद पड़े हैं और अब तो खबरें ये भी आई थी कि शायद 10 रोज़ की ये बंदिश बढ़ा दी गई, जो बाद में फिर 5 रोज़ उसमें कम कर दिए गए। कितना मुतासिर हो रहा है इस पूरी सूरत हाल में आपका कारोबार? देखें, जो नोटिफिकेशन आया था, नोटिफिकेशन के हिसाब से तो हमें आज कल सुबह खुलना था, यानी कि 29 की सुबह 8 बजे खुलना था। लेकिन आज सुबह ओगरा की एक हेयरिंग थी, सूई सदर्न गैस कंपनी की पब्लिक हेयरिंग। उसके बाद जब मेरी MD साहब से एक अनऑफिशियली बातचीत हुई तो उसमें उन्होंने मुझे इंदिया दे दिया था कि जी ये आपकी 9 जुलाई तक नहीं खुलेगी, क्योंकि आज रात से तो क्राइसिस मजीद ज्यादा बदतर होने वाला है, जिसकी वजह से इन्होंने अभी नोटिफिकेशन निकाला है। KPK और पंजाब के अंदर भी CNG स्टेशन को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है और तमाम इंडस्ट्रीज को भी वहाँ पे बंद कर दिया गया है। मतलब बड़ी बड़ी जितनी फर्टिलाइजर कंपनीज वगैरह जितनी भी हैं, सबको नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और सबको गैर मुहैया मुद्दत के लिए फिलहाल बंद कर दिया गया। मतलब दी उसके ना 5 तारीख है, लेकिन है ना वो आगे पीछे भी हो सकता है। हमें भी आज जो शाम को नोटिफिकेशन मिला है उसमें 5 तारीख यानी 5 जुलाई लिखा हुआ है, लेकिन जो MD साहब की बातचीत थी वो थी 9 जुलाई तक की। लेकिन अल्लाह करे कि ये 5 जुलाई तक ही रहा, उससे आगे लिंगर ऑन ना हो, लेकिन है ना ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि मामला बहुत खराब, गैस का मामला बहुत ज्यादा खराब है। तो समीर साहब, ये सिर्फ CNG स्टेशंस को ये बंद किया गया है या ये कुछ दीगर सनतों के लिए भी ये बंदिश है और बड़ी सनतों को भी, फैक्ट्रीज को, मिल्स को भी ये गैस नहीं फराहम की जा रही? कुछ ऐसी भी इत्तलात हैं आपके पास? देखें, जब भी ये गैस का क्राइसिस खड़ा होता है ना, तो सबसे पहला जो नजला गिरता है ना वो CNG सेक्टर के ऊपर गिरता है, जो कि पूरी जो गैस है उसका सिर्फ 2.8% इस्तेमाल करता है। लेकिन सबसे पहला नजला जो गिरता है वो हम पे गिरता है। हालांकि जो सिर्फ UFG है, जो चोरी है और जो लीकेज है इनके सिस्टम के अंदर, वो 17% है। लेकिन इस दफा चूंकि कुनर पसाकी की गैस फील्ड भी बंद हो गई है और जो टर्मिनल था LNG का, वो भी है ना उस पर ट्राई आउट के ऊपर चला गया है। हालांकि कभी ऐसा होता नहीं है और ना होना चाहिए कि एक ही वक्त के अंदर आपके मुल्क की एक बड़ी गैस फील्ड और LNG का प्लांट जो है वो एक ही वक्त के अंदर सालाना मेंटेनेंस के ऊपर चले जाए। ये सिर्फ और सिर्फ मिसमैनेजमेंट है गवर्नमेंट की तरफ से, कि ये इनको पता ही नहीं था कि जी 1 साल पहले के 1 साल से ये बात चल रही थी कि जी फलानी डेट्स के अंदर जो टर्मिनल है वो अपने उस पर जाएगा और जो फील्ड्स हैं वो अपने एनुअल टर्न अराउंड के ऊपर जाएंगी, एनुअल मेंटेनेंस के ऊपर जाएंगी। तो 2 चीजें अगर एक वक्त के अंदर हो जाएंगी तो इस वक्त आपका 450 MMCFD का शॉर्टफॉल हो गया। तो ये तो क्राइसिस खड़े होने ही थे।
तो समीर साहब, इसका मतलब कि अगर बेहतर प्लानिंग होती और अगर पहले से इसके बारे में सोच लिया जाता तो इस क्राइसिस से बचा जा सकता था। ये फिर किन लोगों को इसका जिम्मेदार आप ठहरेंगे? जो मुतल्लिका इदारे हैं, पूरी की पूरी जिम्मेदारी उन पर ही आयद होती है? देखें, पिछले 3 साल से मैं तो ये चीज देख रहा हूँ कि गैस का क्राइसिस पिछले 3 साल से खड़ा हो रहा है। 2018-19 के अंदर दिसंबर के अंदर हमें बंद कर दिया गया था 7 दिन के लिए। फिर 2019-20 के अंदर हमें 2.5 महीने के लिए बंद किया गया। फिर पिछले अभी लास्ट ईयर जो दिसंबर और जनवरी के अंदर हमें 1 महीने के लिए बंद किया गया। आई डोंट नो, मतलब मेरी समझ से बाहर है कि मिसमैनेजमेंट क्यों कंट्रोल नहीं हो रही है। बार बार कभी पता लगता है कि जी वो कार्गोस कैंसिल कर दिए गए, कभी पता लगता है कि जी बिल्कुल सीवियर जिस टाइम पे गैस की जरूरत है उस टाइम पे कोई गैस फील्ड बैठ गई, कभी पता लगता है गंबट की गैस फील्ड बैठ गई, कभी कुनर पसागी की पता लगता है। ये टोटल मिसमैनेजमेंट है जिसको कंट्रोल करना फेडरल गवर्नमेंट का काम। फेडरल गवर्नमेंट के जो ओहदेदारान हैं, जो मिनिस्टर्स हैं, जो भी मुतल्लिका अफराद हैं, उनका काम है इसको कंट्रोल करना। लेकिन अभी तक मुझे तो नहीं लग रहा कि अभी तक पिछले 3 साल के अंदर वो इस चीज को कंट्रोल कर पाए हों। और समीर साहब, जब भी ये कोई गैस का इस तरह का बहरान पैदा होता है, कभी कोई मेंटेनेंस वर्क होता है, तो आपके सीएनजी स्टेशन सबसे पहले बंद किए जाते हैं। अब इस तरह की सूरत हाल में एक तो एक कारोबार करना आप लोगों के लिए मुश्किल कितना है, फिर अब आप लोगों के फ्यूचर मुस्तकबिल क्या है इस कारोबार का? ज़ाहिर है हज़ारों की तादाद में लोग इस कारोबार से जुड़े हुए हैं। अब अगर पूरा हफ्ता ये बंद रहेगा तो आप लोग मुआवजे नहीं दे सकेंगे, तनख्वाह नहीं दे सकेंगे अपने लोगों को, तो फिर ये किस तरह से आगे ज़िंदगी के सिलसिले चल सकेंगे? देखिए, हज़ारों की तादाद में तो सिर्फ वो लोग हैं जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं, लेकिन आप इसको लाखों की तादाद में काउंट करें, क्योंकि इस कारोबार से मुंसलिक जो टैक्सी, रिक्शा और बस ड्राइवर्स वगैरह हैं, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, जो और फिर जो गरीब लोग हैं कि जो है ना सस्ते फ्यूल की वजह से जिनको सस्ते किराए पे ये सवारियां मिलती हैं, वो सब मुंसलिक हैं। लेकिन इस चीज से निकलने का अब वाहिद जरिया जो हमें दिखाई देता है ना, वो दिखाई देता है कि जी प्राइवेट RLNG हमें मंगाने दी जाए, हम अपनी गैस बाहर से मंगाएं, अपना कारोबार चलाएं। अब हमें जो है ना ये सदर्न गैस कंपनी और नॉर्दर्न गैस पाइपलाइन का जो रहमो करम पे छोड़ा हुआ है ना, इससे हमें निजात दिलाए फेडरल गवर्नमेंट। यही वाहिद जरिया है हमारी इंडस्ट्री को बचाने का। इसके अलावा कोई जरिया फिलहाल मुझे तो दिखाई नहीं देता। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। समीर नजमुल हसन साहब हमारे साथ CNG एसोसिएशन से मौजूद थे और बता रहे थे कि हज़ारों नहीं लाखों की तादाद में लोगों का कारोबार, लोगों का रोज़गार इससे जुड़ा हुआ है। और ये सिर्फ हुकूमत की और मुतल्लिका इदारों की बदइंतज़ामी है कि एक ही वक्त में गैस फील्ड मेंटेनेंस पर चली गई और एक बड़ा गैस प्लांट भी, उसको भी मेंटेनेंस के लिए इस वक्त बंद करना पड़ा। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।